चलिए जी, लेट अस स्टार्ट। तो हमारे साथ सुंदर विहार भी आ गया है एंड वी आर एब्सोल्युटली गुड टू स्टार्ट विद द वंडरफुल वंडरफुल कोर्स कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चला जाए भाई। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बड़ा ही देसी तरीका, आज की हमारी क्लास का पहला 1 घंटा हम इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, और इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद देन वी विल अराइव एट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ टुडे। ओके, आज हम टाइम वेस्ट तो आपको पता है हम करते ही नहीं है, 1 मिनट का टाइम नहीं वेस्ट करते। कई बार मैंने देखा कई बार ऐसा हो जाता है भाई आज हमारी पहली क्लास है इसीलिए सिर्फ दोस्ती करते हैं, बाकी फिर बाय बाय कर देंगे। अरे भाई बच्चे इतनी इतनी दूर से अपना अपना काम धंधा छोड़ के आए हैं, कोई कोई 1-1 घंटा ट्रैवल करता है, कोई बस से आया है बेचारा, कोई धक्के खा के आया है, उनके टाइम की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। चलो जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स, पार्ट ऑफ कॉस्ट एफएम पेपर। ये 2 बातें इसके बारे में क्लियर कर ली जाएं। कॉस्ट एफएम में एक्चुअली कॉस्ट पहले आता है तो वही फेमस रह जाता है, कॉस्ट है। अरे भाई कॉस्ट में कॉस्ट सिर्फ 50 नंबर की है, दोनों 50-50, दोनों 50-50। क्लियर हो गई जी बात एकदम अच्छे से? यस सर, बात क्लियर है। सर व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? बड़ी सिंपल ढंग से बात बताता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मीन्स सर हिसाब किताब। और व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस मीन्स फंड्स, मतलब पैसा, मतलब कैपिटल। इन दोनों को एक साथ बोलो। वो सारी एक्टिविटी जिसमें आप अपने पैसे से रिलेटेड मैनेजमेंट करते हो इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए मेरे साथ साथ लिखना भी शुरू करें। डेफिनेशन, कभी कभी, वैसे तो खैर इतनी आसान चीज आती नहीं है, बट कभी कभी 4 नंबर का थ्योरी भी आ जाता है। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? ठीक है जी, चलिए डेफिनेशन, दी एक्टिविटीज रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ finances oblique capital oblique funds of a company is called financial management. एक ब्लैक पेन दे। is called financial management। तो मैंने तो अभी तक कुछ देखा जाए खास बताया ही नहीं। मैंने कहा भाई सारी एक्टिविटी जो इस पैसे से मैनेजमेंट से रिलेटेड है उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये भी ठीक है। मेरे को एक बड़ी हैबिट है एज अ फैकल्टी कि आप जितना एक्टिव इस क्यूआरएस पे रहोगे उतना ही बेटर हमारे क्लास की क्वालिटी आएगी। अब मेरी बात समझो, आप जब फेसबुक पे चैटिंग करते हो तो मजा चैटिंग का कब आता है? जब सामने से भी रिस्पॉन्स आए। सोचो नहीं तो कितना बोरिंग हो जाएगा। आप ही आप मैसेज भेज रहे हो, एंटर एंटर, या व्हाट्सएप ले लो, आप ही आप मैसेज भेजे जा रहे हो, सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आपको लगता है ना कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो वन वे चल रहा है। बिल्कुल नहीं, आप और मैं जितना ज्यादा इस क्यूआरएस से एक्टिव रहेंगे उतना ही हमारी क्लास की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। पिछले बैच में कॉस्ट अकाउंटिंग में एक रिदम आ गई थी। बाद के क्लासेस में शुरू के 2-3 चैप्टर में बच्चे थोड़े नए थे, स्टूडियो नया था, सब कुछ नया था, तो बच्चे बड़े घबराते थे कि हो सर से ये कैसे पूछ ले, हो हमने क्यूआरएस पे लिख दिया। अरे लिख दिया तो लिख दिया, इट्स लाइक अ नॉर्मल मैसेंजर। आप जितना ज्यादा यूज करोगे, अपने दिल की बात बताओ, अपने खुल के बताओ, बोले सर ये लाइन समझ नहीं आई, फटाफट से भेजो। मैं फटाफट से आई एम लुकिंग हियर एंड आई एम स्कैनिंग देयर, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं आपकी क्वेरी कब अपनी बातों में निकाल दूंगा। तो आपको जितना एक्टिव, हर क्लास में एक एक क्यूआरएस बोर्ड होगा, कीबोर्ड। मेरा आपसे गुजारिश है कि हर क्लास के बच्चे उसको अपने पास लेके बैठे, ठीक है जी, या आप उसके पास आ जाए। चलिए जी, द स्टूडेंट्स शुड फील that they are the
फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी। ये लाइन बताऊंगा ये क्यों लिखवा रहा हूं, इट इज सच एन इंपॉर्टेंट लाइन, और मेरे पास आपको कराने के लिए 9 चैप्टर है। इस लाइन को मैं कम से कम 100 बार दोबारा बोलूंगा। द स्टूडेंट शुड फील दैट दे आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी। मुझे कोई ये बता दे कि फाइनेंस मैनेजर, अच्छा मैनेजर छोड़ो, अभी नई नई सरकार बनी है, अब की बार मोदी सरकार, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मैं देखना चाहता हूं मेरे सीए के बच्चों को कितनी बातें पता है। जरा फटाफट से अपने अपने क्यूआरएस बोर्ड पे भेजना, हु इज द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। देखिए जरा हमारे बच्चों को कितना जनरल नॉलेज है उसका, कितने बच्चे अखबार पढ़ते हैं। चलिए जी जरा फटाफट से मुझे बताएं कि कौन सा है। ओहो भुवनेश्वर, निर्माण विहार, वेरी गुड। और बस इन्हीं 2 सेंटर को पता है, वेरी गुड, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है। भुवनेश्वर, निर्माण विहार, निर्माण विहार में तो आई नो सम स्टूडेंट्स तो वो ही कर रहे हैं। मनीष और नेहा बैठे हुए हैं। हाँ जी फटाफट से बताएं, बस इन्हीं 2 को पता है। जयपुर को नहीं पता क्या? कमाल है, जयपुर को नहीं पता, वेरी स्ट्रेंज। अरुण जेटली, ऐसे ही बता रहा हूं, वो भी हमारी कॉलेज के एसआरसीसी के। खैर चलो, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें पहचानते हैं, ऑब्वियसली वो हमसे डबल एज के हैं। तो पॉइंट ये है, व्हाट इज अ फाइनेंस मिनिस्टर और हु इज अ फाइनेंस मैनेजर, दोनों एक ही काम करते हैं। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, ना केवल हिसाब किताब रखते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। आइए जरा बातचीत करें। ये मेरा आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हु इज अ फाइनेंस मैनेजर? अ पर्सन हु, बोल्ड में लिखना जरा स्टाइल से, टेक्स द डिसीजन relating to all activities involving money। आज का सबसे इंपॉर्टेंट aspect, फाइनेंस मैनेजर। हु आर यू? यू आर अ फाइनेंस मैनेजर। कह रहे सर इस बात पे इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है? इस बात पे इसलिए तवज्जो दिया जा रहा है क्योंकि मैं आपको आज चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना रहा, आज मैं आपको फाइनेंस मैनेजर बनाऊंगा। क्या सर ये क्या कह दिया आपने? हमें तो लगा हम सीए का कोर्स कर रहे हैं और हम सीए हैं, आज आप हमें कह रहे हो हम सीए नहीं हम फाइनेंस मैनेजमेंट है। हमने कहा ध्यान से मेरी बात समझना, सीए वर्सेस फाइनेंस मैनेजर, ये बात लिखने की नहीं है, ये बात समझने की है। और मैं चाहता हूं कि सब बच्चे इसको दिल से समझें, क्योंकि आप जैसे आज की क्लास का पहला घंटा समझोगे उतना ही आसानी आपको आगे के 9 चैप्टर में आएगी। जरा मेरी बात ध्यान से समझना, आपका सीए क्या करता है? ओनली पोस्ट फैक्टो रिकॉर्डिंग। इसका क्या मतलब है? ओनली पोस्ट फैक्टो रिकॉर्डिंग, इसका क्या मतलब है? सर काम करे कोई और, मशीनरी का डिसीजन ले कोई और, हमें तो सर अकाउंटिंग एंट्री करनी आती है। ब्रांच अपॉइंट करे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हमें तो ब्रांच की अकाउंटिंग करनी आती है। वेदर और नॉट एन एसेट इज टू बी गिवन ऑन हायर परचेज, वो डिसाइड करे कोई और, हमें तो सर एक बार डिसीजन होने के बाद हम तो मुनीम ठहरे, हम तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। मुझे आप एक चीज बताओ, मोबाइल फोन नोकिया खरीदोगे सैमसंग, ये डिसीजन कौन लेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट? कभी नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अपने अकाउंटेंट रूम में बैठा हुआ चश्मा लगा के और वेट कर रहा है, किसका? कागजों का। कागज मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी परचेज वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू।
जो उसके कमरे में नॉक होता है, नॉक नॉक, अकाउंटेंट पूछता कौन, अंदर से आवाज, बाहर से आवाज आती है, हमने मोबाइल फोन ले लिया है, एंट्री कर दो। अकाउंटेंट कहता है अच्छा ठीक है, कितने का लिया, 5400, लो भाई मोबाइल फोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5400। उसके दिमाग में ये डाउट ही नहीं आता कि ये मोबाइल फोन क्यों लिया, ये क्यों लिया, सैमसंग क्यों नहीं लिया, आज क्यों लिया, कल क्यों नहीं लिया। ये सारी बातें हैं, ये सब हमारे अकाउंटेंट के माइंड में नहीं आती। ये सब हमारे फाइनेंस मैनेजर का काम है। फ्रंट लाइन, फ्यूचरिस्टिक डिसीजन मेकर, सबसे 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 इंपॉर्टेंट इज योर फाइनेंस मैनेजमेंट, comes after FM, comes before accountant. Average jobs 5 lakh per annum, jobs 8 to 10 lakh per annum. सर फाइनेंस मैनेजर को जॉब महंगी क्यों मिलती है? अरे भाई जो काम इंपॉर्टेंट करेगा उसे ज्यादा जॉब मिलेगी। आप मुझे बताओ, डिसाइड करना ज्यादा मुश्किल होता है या डिसीजन को सिर्फ रिकॉर्ड करना? आप ही मुझे बताओ। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई सारा दम, सारी एनर्जी, सारा ध्यान, सारा एफर्ट तो डिसाइड करने में लगता है। आप खुद फाइनेंस मैनेजर हो, आपने 12th के बाद कौन सा कोर्स करूं, इस डिसीजन के पीछे कितनी रातें काली करी, बट उसके बाद डिसाइड हो गया जब मैटर, उसके बाद तो आपने बड़ी शांति से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अच्छा ठीक है भाई, मैंने सीए की ये कोचिंग ज्वाइन कर ली, अब बस इसकी फीस की रिकॉर्डिंग करनी है। कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं, ये बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है, बट कोचिंग ज्वाइन करके फीस की अकाउंटिंग करना बड़ा सिंपल है। क्या होता है, फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपकी जेब से गए पैसे, आपका एक्सपेंस हो गया, P&L में आपका फीस अकाउंट आ गया। बट कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन। शॉर्ट पॉइंट में इस बात पे ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दी ओनली रीजन कि एक MBA को CA से महंगी जॉब मिला करती है। आपने अपने किसी रिश्तेदार रिलेटिव से कभी कभी सुना भी होगा आजकल CA की ज्यादा डिमांड नहीं है। मैं उनकी बात से थोड़ा सहमत हूं, थोड़ा नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उन CAs की बात कर रहा हूं जो सिर्फ ऑडिट, अकाउंट्स और टैक्स में इन्वॉल्व हैं। ये 3 कोर जॉब्स होती थी आज से 50 साल पहले, जब जवाहरलाल नेहरू ने फीता काटा था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। उन्होंने 1949 में बोला था, जवाहरलाल नेहरू की स्पीच थी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग जिनका मैं फीता काट रहा हूं, ये ऑडिट, अकाउंट्स और टैक्स में देश का नाम रोशन करेंगे। पर भैया ये बात 50 साल पहले थी, जब ना कंट्री में स्टॉक मार्केट था, ना ही कोई पैसे की बात होती थी, नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे, बेचारे गरीबी से लड़ रहे थे। आज की डेट में हजारों करोड़ रुपए आपका US और यूनाइटेड किंगडम यानी UK से आता है, उसका हिसाब किताब कौन रखे, वो कब आए, कितना आए, कौन सी चीज में लगे, शेयर कौन से खरीदे जाएं, कौन से बेचे जाएं, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारे जितने फील्ड बने हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। बाय गॉड, अगर जवाहरलाल नेहरू जी को मौका दो कि भैया एक बार आके दोबारा अपनी स्पीच रिवाइज कर दो, वो इस पूरे प्रोफेशन का नाम बदल देंगे, वो पूरे प्रोफेशन का नाम बदल देंगे, वो कहेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फाइनेंस मैनेजर कर देंगे वो। मुझे एक चीज बताओ, एक दिन जवाहरलाल नेहरू जी सपने में आए, कह रहे बेटा मैंने जो किया ठीक किया। मैंने कहा अंकल बहुत गलत किया, सॉरी अंकल नहीं दादाजी, दादाजी आपने बहुत गलत किया, उससे तो कई 3 जनरेशन ऊपर है। कह रहे क्यों गलत किया? मैंने कहा अंकल, सॉरी दादाजी, फिर से, दादाजी आपने एक कोर्स का नाम वो रख दिया जो सिर्फ 8 में से एक सब्जेक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी आपने बच्चों को ये इंप्रेशन दिया कि आपको सिर्फ अकाउंट्स ही अकाउंट्स पढ़ाई जाएगी, जबकि CA फाइनल में 8 में से सिर्फ एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स का। सोच के देखो, बाकी 7 सब्जेक्ट के अगेंस्ट कितनी नाइंसाफी। चलो मान लिया नाम जो रखा सो रखा, बट जॉब सिनेरियो, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे हिसाब से तो इस प्रोफेशन का नाम बदल देना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फाइनेंस मैनेजर कर देना चाहिए। हाँ, जयपुर अगली बार आएंगे, जयपुर तो पक्का वो वहीं आएंगे। चलो जरा आगे बढ़े। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप इन मेरी क्लासेस में
कभी भी क्या नहीं बनेंगे? आप चश्मा पहने हुए मुनीम जी नहीं बनेंगे, जो बेचारे रोते रहते हैं काम के बोझ के तले, जिनको लोग सिर्फ खाते बनाने के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी क्लासेस में एक बहुत ही डैशिंग, एक फाइनेंस मैनेजर बन के रहेंगे, जिसका मेन काम डिसीजन लेना है। वो ये डिसाइड करेगा, अच्छा मुझे भी बना दूं अपने जैसी, लो ओके। जिसका मेन काम ये डिसाइड करना है कि क्या चीज कब होगी, ना कि खाते बनाना। हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट भाई साहब भी इन्हीं के जैसे थे, अपने बड़े भैया के जैसे मुनीम थे। वो इंटरनल मुनीम थे। फाइनेंशियल अकाउंटेंट एक्सटर्नल मुनीम होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट इंटरनल मुनीम होता है। बट फाइनेंस मैनेजर फ्यूचरिस्टिक, आने वाले टाइम की बातें करता है। फ्रंट लाइन, पीछे दुबका हुआ नहीं बैठा होता, वो फील्ड में बैठा होता है और वो डिसीजन लेता है। किससे रिलेटेड डिसीजन? फाइनेंस या कैपिटल या फंड से रिलेटेड। दैट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी अपनी बुक्स में, रजिस्टर्स में बड़ा बड़ा लिख लीजिए, इज इक्वल टू डिसीजन मेकिंग। है ये बात हम आने वाले टाइम में कई बार दोहराएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। क्या यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई? हाँ जी सर, क्लियर हो गई। एक और बात, जब भी मैं बोर्ड रब करूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा, बेटा जी डन हो गया? कहीं ऐसा ना हो जाए ना कि आप लिख रहे हो और मैं रब कर दूं। आप जितने भी सेंटर लाइव हैं, सारे बच्चों को फटाफट से क्यूआरएस पे डन लिख के भेजना है। उससे ना हमारे बीच की ट्यूनिंग बढ़ती जाएगी। आप ये मान के चलो, जितना आप क्यूआरएस यूज करोगे, आई कैन गारंटी मैं और आप उतने अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इस क्लास में पता है, अगर ये फेस टू फेस क्लास होती, सिर्फ 2 लोग इंपॉर्टेंट होते, आप और मैं। बट क्योंकि ये एक सैटेलाइट क्लास है, इसलिए 3 लोग इंपॉर्टेंट हैं, आप, मैं और ये सैटेलाइट नेटवर्क, जिसके थ्रू हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्यूआरएस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ जबलपुर ने अभी तक लिखा है डन। हाँ जी, फटाफट से निर्माण विहार में देख पा रहा हूँ, लखनऊ में देख पा रहा हूँ, जयपुर, सोडाला, जयपुर, इन सब बच्चों ने अभी तक डन नहीं करा। वेरी गुड, ये बात होनी चाहिए। इससे क्या होगा, एक ना एक्टिविटी बनी रहती है। वेरी गुड, आगे बढ़े मेरे साथ साथ, थोड़ा थोड़ा फाइनेंस मैनेजमेंट के ऊपर और चर्चाएं करें। डिसीजन लेना है, पोस्ट फैक्टो अकाउंटिंग नहीं करनी भाई हमको। अरे पोस्ट फैक्टो अकाउंटिंग करने के लिए आपको एक बात बताऊं, किसी को बताओगे तो नहीं? पक्का बोलो, किसी को बताना नहीं। 1999 तक, यानी 1999 साल तक, जब तक कंप्यूटर इंडिया में नहीं आए थे, कंप्यूटर इंडिया में राजीव गांधी लाए थे, जब तक नहीं आए थे, एक आम सीए का 80% टाइम ट्रायल बैलेंस टैली कराने में चला जाता था, क्योंकि मैनुअल होता था सब कुछ। फिर कंप्यूटर आए, फिर टैली आया, फिर ये सॉफ्टवेयर आए जिससे ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपने आप टैली होके आती थी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैंने जिन सर के अंडर आर्टिकलशिप करी, वो वही थे भाई, हमारे से बहुत बड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको कंप्यूटर इतना नहीं आता था, उनका सारा ध्यान टैली कराने में लगता था। हम लोग थे कंप्यूटर के जमाने के, तो हम उनको कहते थे, सर क्यों इसमें दिमाग मार रहे हो, टैली से बैलेंस शीट बनी बनाई निकाल लो, उसमें सिर्फ एनालिसिस कर लो। अरे ऐसे कैसे ऐसे कैसे। अब मैं उन्हें ये समझा समझा के थक गया, मेरी 3 साल की आर्टिकलशिप पूरी हो गई, पर वो नहीं समझे। मैं उन्हें बताता था कि सर, एक सीए का मेन काम बैलेंस शीट टैली कराना थोड़ी है, वो तो ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर भी करा देगा। वो टैली करी हुई बैलेंस शीट को एनालाइज करने का काम है। वो बात समझ ही नहीं रहे थे। मैं कह रहा था फाइनेंस मैनेजमेंट पे ध्यान दो, वो कह रहे थे नहीं हम ठहरे अकाउंटेंट, चश्मे वाले, रोते रोते। मैं क्या बोलूं, चलो भाई कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मर्जी। देयर आर 3 मेन decision that
फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक। मेरे साथ साथ चलते जाना आप। तीन मेन डिसीजन है जो एक फाइनेंस मैनेजर को लेने पड़ते हैं। ऐसे तो बहुत हैं, बट मैं उनको तीन वाटर टाइट बकेट में बांध रहा हूं आज। और मैं चाहता हूं कि ये बात आप आंसर करो, क्योंकि फाइनेंस मैनेजमेंट किसी लॉ ड्रिवन चीज नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है। अच्छा जी, कॉमन सेंस है, ये बात है सर, हमें भी आता है, आपको आता है। मैं आपको ये बोलता हूं कि आप बिजनेस करना चाहते हो, एक सेकंड के लिए ना सोचो। एक फाइनेंस मैनेजमेंट में वही बच्चा अच्छा कर सकता है जो खुद एक बिजनेस माइंड रखता है। एक अकाउंटेंट के लिए बिजनेस माइंड नहीं चाहिए ना, उसके लिए तो लॉ रटे हुए होने चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रट लो, AS 10 आ जाएगा, फिक्स एसेट्स की अकाउंटिंग आ जाएगी। आपने चाहे कभी लाइफ में बिजनेस करा हो चाहे नहीं किया हो, बट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ड्रिवन चीजें नहीं है, ये किसी लॉ ड्रिवन चीजें नहीं है, ये कॉमन सेंस और माइंड ड्रिवन चीजें हैं। टैक्स में भी आसान रहता है। मेरे सब्जेक्ट की व्यथा समझिए, व्यथा मतलब प्रॉब्लम, इश्यूज। टैक्स लॉ बताता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अकाउंट्स लॉ बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लॉ उसका तो कंपनी लॉ, पार्टनरशिप लॉ, ये लॉ वो लॉ, ये सारी चीजें। ऑडिट, ऑडिट के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताना कौन सा लॉ बताता है, कौन सा लॉ बताता है कि कैसे काम होना चाहिए। सर 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 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सर वो लॉ था ना जिसका नाम था, हाँ हाँ सर वो याद आ रहा है। बेटा जी कोई लॉ नहीं होता दुनिया का जो आपको डिसीजन लेना सिखाए। डिसीजन कैसे लेना है ये तो कॉमन सेंस और दिमाग की बातें हैं, इसीलिए इसको चलाना अगले 2 महीने, इसको चलाना है। मैंने आपको बोला मेरे साथ रहना, अब लिखना नहीं, पेन हटा दीजिए। मैंने आपको बोला कि आपको एक बिजनेस करना है, आपने एक फैक्ट्री डालनी है, ठीक है जी, और हमने लोकेशन भी डिसाइड कर दी गुजरात। गुजरात में आजकल बहुत डेवलपमेंट हो रहा है एंड ऑल दैट सब, सारी बातें ठीक है। मुझे सबसे पहला काम आप ये बताओ कि आप क्या करोगे। अगर आपको ये पता है कि बिजनेस आइडिया क्या है, आपके पास क्या चीज बनानी है या क्या प्रोडक्शन करना है, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे। सर हम सबसे पहला काम पैसा उठाएंगे। कहां से उठाओगे, इक्विटी, प्रेफरेंस या डेट, ये तीनों की अकाउंटिंग आपको पता है। आपको प्रेफरेंस शेयर की अकाउंटिंग भी पता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, आप तो एक्सपर्ट इतने हो कि अलॉटमेंट और पता नहीं क्या क्या चीजें CBD में करके आए हो, और डिबेंचर्स क्या होते हैं, बैंक लोन्स क्या होती है, सारी बातें आपको पता है। बट माय डियर अकाउंटेंट, आप ये तो डिसाइड कर लोगे कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, पर ये कौन डिसाइड करेगा कि पैसा डेट से लूं कि इक्विटी से लूं, प्रेफरेंस रेज करूं ना करूं। हु विल टेक ऑल दैट डिसीजन, माय फाइनेंस मैनेजर विल टेक ऑल दैट डिसीजन। तो पहला डिसीजन मैं आपको देता हूं, फाइनेंसिंग डिसीजन। व्हाट ऑल आर देयर इन द फाइनेंसिंग डिसीजन, एक्टिविटीज रिलेटेड टू रेजिंग, repaying or servicing different sources of finance। आप किन किन के बीच में बातें करते हो, इक्विटी वर्सेस प्रेफरेंस वर्सेस डेट। ये कौन डिसाइड करेगा कि इक्विटी लूं कि प्रेफरेंस लूं कि डेट लूं। हाँ ठीक है, मुझे पता है जब डिसाइड हो जाएगा तो आप लोगों को एंट्री करनी आती है, आप लोगों को अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी, ये सब करना आता है। अरे पर मेरे भाई साहब ये तो मुझे कोई बता दो कि डिसाइड कौन करेगा कि अब जो ये 100 करोड़ उठाने हैं ये इक्विटी से उठाऊं कि डेट से उठाऊं, ये कौन डिसाइड करेगा। फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा। वंस डिसाइडेड बाय हिम, आप अकाउंटेंट को फोन करोगे, छोटू, ओ सॉरी छोटू नहीं बोलना चाहिए, आप लोग दिल पे ना ले लो, मिस्टर अकाउंटेंट हमने 100 करोड़ की इक्विटी रेज करी है, प्लीज जरा एंट्री कर दीजिए। आप भी एंट्री कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेटिंग टू रेजिंग ऑफ मनी, कहां से पैसा उठाऊं, रीपेमेंट,
क्या मैं उसको लौटा दूं या अभी रखे रखूं। एंड सर्विसिंग, सर्विसिंग का पता है क्या मतलब होता है? आप गाड़ी की सर्विस कराते हो। सर्विस का क्या मतलब होता है? जब गाड़ी चल रही है तो वो ठीक से चलती रहे। अगर मैंने कोई बैंक लोन ले रखा है तो बैंक लोन की सर्विसिंग का क्या मतलब है? सर बैंक लोन की सर्विसिंग का मतलब है उसका टाइम पे इंटरेस्ट देना, उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो देना, जो भी रिलेटेड कागज डॉक्यूमेंट हैं वो सारे सबमिट करना, वो सारी चीजें इज योर फाइनेंसिंग डिसीजन। कौन करता है? फाइनेंस मैनेजर करता है। चलो भाई, मुझे एक बात और बता दो। ये पहली बात थी। अब आपने जहां मर्जी से ये मैंने एक बंदे को इंचार्ज बनाया कि यार तुम इंचार्ज हो फाइनेंसिंग के, बस मुझे ये बता दो कि तुमने टोटल पैसा कितना रेस करा। कह रहा है जी हमने टोटल मिला के 100 करोड़ रेस करे, उसमें से कुछ पैसा लेट से इक्विटी का था, कुछ पैसा प्रेफरेंस का था, कुछ पैसा डेट का था। हमने इनसे पूछा नहीं कि ये डिसीजन क्यों किया, इनके अपने लॉजिक होंगे, मैं भी आपको सिखाऊंगा ये कैसे डिसाइड करते हैं। पूरी क्लासेस में यही तो बताना है कि ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इक्विटी कौन सा, प्रेफरेंस कौन सा, डेट कौन सा। यही तो दिमाग में घुसानी है बातें। एक बार पैसा रेज हो जाए तो मुझे कोई माय डियर स्टूडेंट्स ये बता दो दैट व्हाट विल कम नेक्स्ट। आपके सामने टेबल पे 100 करोड़ रुपए रखा हुआ है, आपको ये मतलब नहीं है आपकी इक्विटी से कि प्रेफरेंस से, डेट से। आपका नेक्स्ट एजेंडा क्या होना चाहिए अगर आपको बिजनेस करना है? सर जाहिर सी बात है मुझे उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टिंग डिसीजन। पहला डिसीजन वॉज फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा डिसीजन वॉज इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट दो जगह होता है, बताऊं आपको। एक होता है कैपिटल प्रोजेक्ट, यानी कि लॉन्ग टर्म। इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है, अभी शॉर्ट में समझ लो। दैट इज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, शॉर्ट में बता रहा हूं। और दूसरा काम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सर ये क्या होता है? एंड हाउ इज वर्किंग कैपिटल डिफरेंट देन कैपिटल प्रोजेक्ट्स? आंसर आप ही के पास है। वो अलग बात है कि कभी आपने इसको इस नजर से देखा नहीं। सर अभी ना हमारे घर में ना एक डिसीजन हुआ था। क्या? कौन सी गाड़ी लें? फोर्ड ले जाए इको स्पोर्ट, या होंडा सिटी ली जाए, या क्या ली जाए? That decision which involves the purchase of a fixed asset is known as a capital budgeting decision. Capital projects, purchase of fixed asset, लिखवाऊंगा अभी ये बात। सर पर एक बात है, अब जब गाड़ी ले ली तो ये थोड़ी कोई डिसीजन है कि पेट्रोल डलवाऊं कि नहीं डलवाऊं। पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा। दैट मीन्स एक बार लॉन्ग टर्म एसेट खरीद के उसको डे टू डे बेसिस पे चलाओगे भी तो सही, डे टू डे बेसिस पे ऑपरेशंस करोगे, दैट इज परचेज ऑफ करंट एसेट्स। ओहो अच्छा, हमारे अकाउंट्स के सर ने ये तो बताया था, सर या मैम ने ये तो बताया था कि लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं और करंट एसेट क्या होते हैं। ये नहीं बताया था कि उनका मेन डिफरेंस क्या होता है। लॉन्ग टर्म एसेट इज कैपिटल प्रोजेक्ट जो आज खरीदोगे 10 साल तक चलेंगे। वर्किंग कैपिटल इज उन्हीं को डे टू डे घुमाने का। सब बच्चे मुझे बताएंगे एक बात, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सब बच्चों का हो गया और बच्चे मेरे साथ साथ चल रहे हैं। देखो इन क्लासेस में ना आपको जरा तूफानी अंदाज में बैठना है, नॉर्मल तरीके से ठंडे होकर नहीं बैठना, ठीक है जी, आप थोड़ा तूफानी बैठना। मोबाइल कौन सा खरीदूं? इज अ कैपिटल प्रोजेक्ट और इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट? जल्दी से बता दो मुझे, मैं देखना चाहता हूं कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं। जिन जिन सेंटर्स में बच्चे हैं वो सब लोग एक सामूहिक व्यू, कलेक्टिव व्यू फटाफट से। ओहो भुवनेश्वर उड़ीसा ने तो बड़े स्टाइल से ए लिख दिया। परचेज ऑफ मोबाइल इज कैपिटल डिसीजन या वर्किंग कैपिटल डिसीजन? बताएं भाई किस किस का आ गया, मैं बता देता हूं। भुवनेश्वर, जयपुर, लखनऊ, निर्माण विहार, और अभी सेंटर्स का नहीं आया।
चलो ठीक है, कैपिटल डिसीजन करेक्ट। नहीं 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 जबलपुर, वर्किंग कैपिटल नहीं, मोबाइल। मोबाइल आप 6 महीने थोड़ी यूज करते हो, मोबाइल तो आप 1 साल से ज्यादा यूज करते हो, इट्स अ लॉन्ग टर्म एसेट फॉर यू। उसमें रिचार्ज कौन सा कराऊं, पोस्टपेड कराऊं या प्रीपेड कराऊं, और इन प्रीपेड और पोस्टपेड में भी कौन सा प्लान लिया जाए, ये बताना कैपिटल प्रोजेक्ट है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। मोबाइल खरीदना कैपिटल प्रोजेक्ट, बट उसमें रिचार्ज कराना इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। गाड़ी कौन सी खरीदूं, कैपिटल प्रोजेक्ट, पेट्रोल कितना डलवाऊं इज द वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो ये दोनों चीजें, एक बार पैसा उठा लिया आपने इन तीनों सोर्सेस से, वो जिम्मेदारी किसी और की। हमने अब उस उठाए हुए पैसे को, ये जो टोटल ऑफ 100 आ रहा है, इसको इन दो चीजों में बांटना है अच्छे से। चलिए जी सर, उसके बाद क्या, आप कह रहे थे 3 डिसीजन है, क्या हो गया काम खत्म? नहीं, अभी तो एक बहुत बड़ा काम बचा है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, भुवनेश्वर ने बहुत 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 ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मैं सब बच्चों के साथ शेयर करता हूं। भुवनेश्वर कह रहा है सर बाइक खरीदना इज अ कैपिटल डिसीजन, बट बाइक की सर्विस शोरूम में कराऊं या बाहर कराऊं। बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, ये होता है एप्लीकेशन ऑफ माइंड, वेरी गुड। सब बच्चों को इसी तरह अपना माइंड खोलना है, इसी तरह माइंड खोलना है, और कुछ भी नहीं है। आप देखना 2 महीने यूं निकल जाएंगे यूं, और आप अपने आप को थोड़ा सा और काबिल और थोड़ा सा बड़े बच्चे फील करने लगोगे। ये ना मेरा तकिया कलाम है, मैं बार बार आपसे पूछता हूं, आप छोटे बच्चे हो कि बड़े बच्चे हो? आप अभी छोटे बच्चे हो, बट जब तक क्लासें खत्म होंगी आपको बड़ा करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी निभानी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ये 3 मेन डिसीजन हो गए, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग था पैसा उठाना, इन्वेस्टिंग था उसको कहीं लगाना, और लगे हुए पैसे को फिर उससे जो रिटर्न आया उसको बांटना, डिविडेंड डिसीजन। सर ये भी बता दीजिए कि आईपीसीसी के लेवल पे कौन कौन से चैप्टर हैं और वो कौन कौन से डिसीजन से रिलेट करते हैं। आइए कैमरा नीचे करें। पहली चीज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम तो आपके कोर्स की प्रोफाइलिंग भी कर देते हैं अभी हाथ की हाथ, जिससे आपको हमेशा ध्यान रहे कि कौन सा कोर्स कर रहे हो, कौन सा चैप्टर कर रहे हो। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, ये 3 चैप्टर हैं आपके फाइनेंसिंग डिसीजन के, सीआईपीसीसी की बातें चल रही हैं। इन्वेस्टिंग में कैपिटल बजटिंग, एफएम का, दुनिया का, सिर्फ इंडिया का नहीं कह रहा, सिर्फ सीए का नहीं कह रहा, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है वो है कैपिटल बजटिंग। हम सबसे ज्यादा टाइम इसमें स्पेंड करने वाले हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देखो ना आपका इंस्टीट्यूट कितना सिंपल और सोबर है, कहता है कैपिटल प्रोजेक्ट समझाने के लिए कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल समझाने के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, दोनों के लिए एक एक चैप्टर दे दिया। सर डिविडेंड का भी कोई चैप्टर होगा? गुड न्यूज, ओनली इन सीए फाइनल।
हमें आईपीसीसी में डिविडेंड का कुछ नहीं करना। सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारे पास ले दे के सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं एफएम में? जी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हमारे पास ले दे के 5 चैप्टर हैं एफएम में। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 5 चैप्टर को हमने इन 3 में डिवाइड किया है। सर इसके अलावा भी कोई चैप्टर है क्या? यस, इसके अलावा आपके पास 4 चैप्टर और हैं। कौन कौन से? इसको ऐसा करते हैं, इधर लिख लेते हैं, वो थोड़ा सा ना नीट एंड क्लीन हो जाएगा। या इधर ही लिखे, अच्छा मन इधर ही कहीं कर रहा है तो इधर ही लिखो। फॉलोइंग एडिशनल बड़े ही बच्चों वाले हैं ये चैप्टर, और उसमें से एक चैप्टर तो कॉमन है। बताऊं क्या? किसी को बताना नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। अरे सर ये तो हमारे अकाउंट्स में भी है। जी हाँ, ये एक ऐसा चैप्टर है जो अकाउंट्स में भी है, एफएम में भी है। एक अटेम्प्ट में अकाउंट्स में तो आया ही आया 16 नंबर का क्वेश्चन, तो बच्चों को लगा अब अकाउंट्स में आ गया अब थोड़ी आएगा। एफएम में 12 नंबर का और दे दिया। इट इज सच एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक कैश फ्लो एक फंड फ्लो। एक कैश फ्लो एक फंड फ्लो। सर उसके बाद ये चैप्टर का नाम भी आपने सुना है और ये करा भी हुआ है, रेशो एनालिसिस। सर ये तो हमने 12th में भी करे हुए हैं। क्या ये वही हमारे रेशोज हैं? करंट रेशो, फिक्स्ड एसेट रेशो। जी हाँ, ये वही सारे रेशोज हैं आपके, ये वही सारे के सारे रेशोज हैं। और सर एक बात समझ नहीं आई, एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आपने लिखा ही नहीं। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिससे हम आज ब्रेक के बाद शुरू करने वाले हैं। टाइम वेस्ट करने का कोई चांस ही नहीं। व्हाई? बिकॉज पैसे की टाइम वैल्यू होती है। इसके बारे में कुछ कुछ बातें करेंगे। वैसे तो यूं कहूं कि आपने ये चैप्टर भी थोड़ा थोड़ा सीपीटी में करा हुआ है। एन्युटी था, डिस्काउंटिंग था, कंपाउंडिंग था, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी बातें करी थी ना। बट वो बच्चों के लेवल पे करी थी, वो फॉर्मूला ड्रिवन करी थी। क्या नहीं लगाया था? ये नहीं लगाया था, ये नहीं लगाया था। आपने क्वेश्चन देखा, जेब से फॉर्मूला निकाला, डिशुम डिशुम लगाना शुरू कर दिया। ऐसे थोड़ी होगा। अब आप बड़े बच्चे हो, आप कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो सीपीटी के। गए वो जमाने हंसने खेलने के। अब आप बड़े बच्चे होते जा रहे हो। अब क्या चलाना पड़ेगा? ये चलाना पड़ेगा। ठीक है जी। किसी को कोई डाउट किसी तरह का, कोई किसी को बात पूछनी है, करनी है, हाँ या ना? आप शर्माए ना, खुल के बताएं। भुवनेश्वर कह रहा सर हम सीपीटी के बड़े बच्चे हैं। नहीं नहीं, सीपीटी के बच्चे छोटे होते हैं, आईपीसीसी के बड़े होते हैं। आपको बड़ा करना है। मैं एक आपकी व्यथा बताता हूं। व्यथा का मतलब प्रॉब्लम। सीपीटी के बच्चे बच्चे होते हैं। जब आप सीए फाइनल में पहुंचोगे ना, तो लोग आपसे उम्मीद करेंगे, अरे आप तो सीए फाइनल में हो, अब तो आप बड़े हो गए। अचानक जो एक बच्चा था, लोग उससे उम्मीद करने लगते तुम तो बड़े हो गए। तो ये जो बीच में इंटरमीडिएट का कोर्स है, आपको पता है आईपीसी का पूरा नाम क्या है? इंटरमीडिएट का कोर्स।
उसको इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक रास्ता है जिसमें एक छोटे बच्चे को उनकी फैकल्टीज खींच खींच के बड़ा बच्चा बनाती हैं। सीबीटी में सच्ची सच्ची बता देना, आपकी क्लासें 2-2 घंटे की होती थी ना, सीए फाइनल में 4-4 घंटे की होंगी, 4 नहीं तो मिनिमम 3.5 तो 4 मान के चलो, तो 2 घंटे से 4 घंटे सीधा रबर बैंड इतना खींच दो कि टूट ही जाए, बच्चा बेचारा सुसाइड कर ले। इसीलिए हमें आईपीसीसी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि धीरे धीरे बच्चे को खींचो, 2 घंटे से उन्हें पहले 3 घंटे की आदत डालो, फिर किसी को बिना बताए 3 घंटे की आदत पड़े, सोई क्लासेस 3.5 घंटे करने लगो, जिससे बच्चों का और रबड़ की तरह स्ट्रेच होने लगे, उनको गुस्सा आने लगे, उनका दिमाग खुलने लगे, और फिर वो सीए फाइनल के लिए रेडी हो जाए। दैट्स इट, इतना सा काम होगा हमारा, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। चलिए जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट नोट लिखना शुरू करें। ऑल द डिसीजन इसी के बाद नीचे से शुरू कर दें, ऑल द डिसीजन अंडर फाइनेंस मैनेजमेंट are driven with an objective of maximization of equity shareholders wealth, that is market price per share। सच्ची बात बताऊं, आप इस लाइन का असली मतलब आज नहीं समझ पाओगे। जब एफएम चल रही होगी ना, मैं हर डिसीजन लेते टाइम ये लूं या ये लूं, मैं ये कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन सा काम करूं? मैं देखूंगा कि मेरे मालिक कौन है। वैसे तो सबका मालिक एक, बट हम ठहरे फाइनेंस मैनेजर, हमारा एक और मालिक है जिसने हमें अपॉइंट किया, जिसका नाम है इक्विटी शेयर होल्डर, जो है कंपनी का असली ओनर। उस इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ की चिंता करनी है। सर, क्या वेल्थ का मतलब प्रॉफिट नहीं होता? वेल्थ डज नॉट मीन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर, क्या वेल्थ का मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं होता? जी नहीं। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब एक शेयर का मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ना। हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बातें नहीं करते वेल्थ में। हम तो भाई ठहरे फाइनेंस मैनेजर। वेल्थ इज इक्वल टू शेयर प्राइस of one single share। अभी आप ये नोट लिख लो, मैं जानता हूं कि आप ये चीज अभी समझ नहीं पाओगे, सिर्फ रटने रटाने वाली बातें हो रही हैं, क्योंकि अभी आपने इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं देखा। वी विल डू प्रैक्टिकल एक्सपोजर, धीरे धीरे आपको बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है जी, बात डन हो गई? हाँ जी सर, बात एकदम अच्छे से डन हो गई। बस हम एक ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको अगले 2 महीने के लिए पढ़ाई कैसे करनी है ये बता रहा हूं। हाउ टू स्टडी एफएम, पढ़ाई कैसे करनी है ये बताई जा रही। चलिए जी, इधर देखिए। ऑलवेज ब्रिंग अ फ्रेश माइंड एंड कैलकुलेटर। ये 2 चीजें इधर दिखाएं, ये 2 चीजें बड़ी ही जरूरी हैं। क्या क्या चीजें? पहला, फ्रेश माइंड। आप चाहे तो बाई चांस कैलकुलेटर भूल जाना, बट क्या चलाना मत भूलना, ये दिमाग अपना। एक थके दिमाग से कॉस्ट अकाउंटिंग करी जा सकती है,
क्योंकि डिसीजन थोड़ी लेना है, पोस्ट फैक्ट तो खाते बनाने हैं, बट यहां पर डिसीजन लेना है, यहां पर डिसीजन लेना है। दूसरा, मेक वन रजिस्टर फॉर क्लास वर्क एंड वन फॉर होमवर्क। आपके क्लास वर्क में जितने भी क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड सामान है जो हमारी बुक में है वो कराया जाएगा, और जितने भी आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि हमारी बुक में है और रिवीजन क्वेश्चन वो भी हमारी बुक में है, वो दोनों आप अपने होमवर्क रजिस्टर में पैरेलली करेंगे, पैरेलली करोगे। All the registers should be page numbered and write the page numbers in the book for every question। आप ये समझो, ये एफएम से रिलेटेड टिप नहीं है, ये आपको सब में फॉलो करनी है। मैं आपको बताता हूं ये आपको किस प्रॉब्लम से बताएगी, किस प्रॉब्लम से बचाएगी ये चीज। तो बच्चे यहां तक लिखें, फिर जरा मैं आपको बताता हूं कि ये कहां काम आएगी। आपके जितने रजिस्टर है सब पे पेज नंबर होना चाहिए। ओहो, भुवनेश्वर उड़ीसा ने तो आंसर भी दे दिया। ये पॉइंट कह रहा है कि आपके जितने रजिस्टर हैं उन सबके पेज नंबर डले होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। और आप क्लासों में जब भी कोई भी क्वेश्चन करें उस क्वेश्चन के सामने वो पेज नंबर लिख दें। मैं बताता हूं समस्या क्या आती है। एग्जाम से 10 दिन पहले आप जब एफएम रिवाइज करना शुरू करोगे, आप अपनी बुक उठाओगे, बुक में आपने क्वेश्चन करना शुरू किया, नीचे आंसर लिखा हुआ है 14%, आपका आंसर आ रहा है 13%, 1% का फर्क आ रहा है, आपके टेंशन बीपी बढ़ने लगा। आप जाओगे सोल्यूशन ढूंढोगे। अब सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपके पास 3 रजिस्टर होंगे, तब तक आप क्या करना शुरू करोगे? आपको नहीं मिलेगा वो पेज। कहां गया हमारा चैप्टर? अब ये तो रजिस्टर ही गलत है, उसको उठा, दूसरा रजिस्टर उठा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14। अबे कहां करा था, कहां गया? आप सोचो, एग्जाम से 10 दिन पहले अगर आप करोगे तो पढ़ाई कब करोगे? बड़ी सिंपल सी बात है, उस दिन 1 मिनट बहुत कीमती होगा। मुझे बताओ 3 घंटे में अगर मैं आपको बोलूं मैं आपको 15 मिनट फालतू देता हूं, आपको मजा आ जाएगा ना लाइफ में? आज आपके पास टाइम है, उस दिन नहीं होगा, तो आज प्लीज 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे पूरे, सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। आपकी इतनी अच्छी मैपिंग हो जाएगी। देखो जिस बच्चे ने ये कर रखा है, ये पता है आइडिया किससे आया? मुझे ये आइडिया 3 साल पहले आया। पता है किससे? एक स्टूडेंट से। मैं एज अ स्टूडेंट ऐसा नहीं करता था, ये मुझे खुद एक स्टूडेंट ने बताया। उसने कहा सर मेरे को एक डाउट सेशन रखना है, मेरी 5 प्रॉब्लम्स है। मैंने कहा वाह यार, बड़ी स्पेसिफिक प्रॉब्लम बता रहा है। मैंने कहा आ जाओ जी, डाउट सेशन है। यू विल नॉट बिलीव, हमने 4 मिनट में उसके 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। मैंने कहा यार तुमने तो कुछ ज्यादा ही फास्ट कर दिया। कह रहे सर इतनी प्रॉब्लम थी? पता हो क्या आया? कह रहे सर मेरे को इस क्वेश्चन नंबर 12 में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 12 रजिस्टर नंबर दिस। सीधा रजिस्टर का वो पेज खोला जैसे डिक्शनरी खोलते हो। कह रहे सर इसमें ये क्यों लिया हुआ है, यहाँ प्लस की जगह माइनस नहीं आएगा? मैंने कहा नहीं माइनस ही लिखा था, तुमने गलत कॉपी कर लिया। इट इज सो फास्ट, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा क्या करने में। ये सब नहीं करना कुछ, सीधा आए रजिस्टर का वही पेज नंबर खोला, नो टाइम वेस्टेज एट ऑल। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हाउ टू स्टडी एफएम, be very active during the class। जो बच्चा अकाउंट्स की क्लास में सो जाओ, कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में सो जाओ, क्योंकि पोस्ट फैक्ट तो रिकॉर्डिंग है,
आपने सीए बन के भी तो सोना ही है। अकाउंटेंट क्या होता है? सो रहा होता है, अचानक उसको नॉक हो दिया, वो जगता है, बोले क्या हुआ, मशीन खरीद ली क्या, कर दो एंट्री, फिर हाँ कर दो एंट्री। वो पूरे दिन सोता रहता है, बस एक एंट्री के लिए उठ जाता है। बट फाइनेंस मैनेजर ऐसा नहीं होता। फाइनेंस मैनेजर पूरे टाइम एक्टिव रहता है। मैं आप लोगों को देखता हूं ना, मुझे आप लोगों की पर्सनैलिटी फाइनेंस मैनेजर जैसी लगती है। पता है क्यों? ओहो भुवनेश्वर उड़ीसा रुको, मुझे आप लोगों की पर्सनैलिटी फाइनेंस मैनेजर पता है क्यों? आप लोग इतने एक्टिव हो, हम इतने एक्टिव नहीं थे अपने जमाने में। आप लोगों को लेटेस्ट मोबाइल कौन सा आया, उसमें कितनी रैम है, किसकी कितनी जीबी है, किसमें क्या वायरस आ जाता है, कौन सा एंटीवायरस आ जाता है, फेसबुक में कब नई चीज आई, व्हाट्सएप नोकिया पे चलता है नहीं चलता, ब्लैकबेरी के साथ क्या मुद्दा हो रहा है, ये सारी चीजें आपको ऐसे पता है। मैं कहते हैं और बच्चों का माइंड कितना डेवलप हो चुका है। आज आप देख लो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा आज की डेट में इतनी चीजें जानता है, कई चीजें जो उसे जाननी भी नहीं चाहिए उसे वो सब भी पता है। तो ये सब क्या है? एक ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेरे लिए एफएम पढ़ाना उतना ही आसान होता जा रहा है। कुछ बच्चे, मैं समझ रहा हूं, मेरी स्टेटमेंट एकदम ध्यान से समझे, जो चीजें उन्हें पता भी नहीं होनी चाहिए उन्हें वो भी पता होती हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ एक फाइनल लाइन लिख लेते हैं और फिर ले लेते हैं हम एक अपना छोटा सा ब्रेक। चलिए जी, जरा फाइनल लाइन लिख लें एफएम के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट अ लॉ ड्रिवन सब्जेक्ट। This is decision making which is based on common sense and equity shareholders wealth maximizing। इन दो चीजों पे बेस्ड है। आपको हमेशा क्या चीज फॉलो करनी है? कॉमन सेंस और शेयर होल्डर की वेल्थ जहां मैक्सिमाइज हो वहीं पे बटन दबा दो। केबीसी आने वाला है, केबीसी में किसी ने पूछा ऑप्शन ए, बी या सी, फाइनेंस मैनेजर वहां बटन दबाएगा जहां शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। इट हैज अ लॉट ऑफ फॉर्मूला, theories and principles that will help finance manager to take correct decision। आपको ना एफएम में बड़े सारे फॉर्मूला, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स करने पड़ेंगे। नो फॉर्मेट लाइक अकाउंटिंग। आपको ध्यान है अभी पीछे आपके इंस्टीट्यूट ने रिवाइज शेड्यूल 6 की बातें कर दी हैं, जिससे खलबली मच गई। नई तरीके से बैलेंस शीट बनेगी, अपने को कोई झंझट नहीं भाई साहब, हमारे पास कोई फॉर्मेट ही नहीं है। एफएम क्या है? एफएम तो एक सोच है, सोचने का तरीका है। मैं जब भी आज के बाद आप लोगों से पूछूं एफएम क्या है, तो आप एक ही आंसर दोगे, एफएम सोच है, एफएम एक थॉट प्रोसेस है। अब सर थॉट प्रोसेस को पेपर पे लिखने का कोई फॉर्मेट हो सकता है ना? एक बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट हो सकता है, पीएनएल बनाने का फॉर्मेट हो सकता है। मैं कोई चीज कैसे सोचता हूं वो मेरे ऊपर है ना। हाँ मुझे बताओ, यूएसए में, यूके में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में, वो छोड़ो इंटरनेशनल, इंडिया में, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हर जगह एक ही चीज फॉलो हो रही है, सोच। वो लिखे कैसे भी जाए, सोच कॉमन होनी चाहिए।
ठीक है जी, बात क्लियर हो गई आपको अच्छे से। चलिए जी, सो वी आर एब्सोल्युटली गुड टू टेक अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। आज हम अपनी क्लास 8 बजे तक चलाएंगे, जो कि रेगुलर टाइम है। शुरू करने में थोड़ी सी 15 मिनट का डिले रहा, और जिसको हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेंगे। फटाफट से करके मुझे डन लिख के भेजिए, हम फटाफट से ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे टू स्टार्ट विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। निर्माण विहार, भुवनेश्वर, लखनऊ, इन 3 बच्चों का डन आया है सिर्फ। प्लीज सब बच्चे डन करने की हैबिट बनाएं। निर्माण विहार, भुवनेश्वर, लखनऊ, कोलकाता,